तो ये जो है आपका इंग्लिश का वीडियो होने वाला है। इंग्लिश के वीडियो में अब एक ही वीडियो आएगा, क्योंकि शाम को जैसे शाम वाले बैच में आर्टिकल्स ख़त्म हुए और सुबह वाले सब्जेक्ट को एग्रीमेंट हुआ ख़त्म। तो अभी जो एक कंडीशनल सेंटेंसेस वाला चैप्टर चल रहा है, दोनों में नहीं हुआ है, ना शाम को हुआ है ना सुबह हुआ है कंडीशनल सेंटेंसेस वाला, ठीक है ना। तो दोनों के लिए कॉमन वीडियो आएगा कुछ दिनों तक, 2-3 दिन तक, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंस से शुरू करेंगे। उसके अलावा कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ वोकेबलरीज, एंड देन पास्ट परफेक्ट टेंस के। पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें इसके बारे में जो मैं पढ़नी आवश्यक है। जो जिन लोगों का टेंस हो चुका है सुबह वाले जैसे और शाम वाले भी, वो ये ज़रूर देखें ये वाला जो पोर्शन है ना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है लोगों को। तो ये दोबारा एक बार करा दूंगा तो डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंस से। अब जैसे हम चैप्टर पढ़े उससे पहले ये समझो कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। देखो कहीं पर भी ना कोई मैं चीज़ बोल रहा हूँ तो उसके पीछे कंडीशन हो, कुछ कंडीशन हो, अगर ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, समझ रहे हो। तो वह सेंटेंस, उसमें एक सेंटेंस नहीं होगा, मतलब उसमें दो सेंटेंस होंगे, दोनों एक जो सेंटेंस है दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा कि अगर ये होगा तभी होगा, अगर ये होगा तभी होगा। कंडीशन होगी, उस कंडीशन अगर फुलफिल कर रहे हैं तब दूसरी चीज़ होगी। ऐसे तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उनको नॉर्मल सी भाषा में बोलो तो कंडीशनल सेंटेंस कहलाएंगे वो, ठीक है। तो देखिए मैंने डेफिनेशन का लिख रखी है। जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तब वाक्य कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, ठीक। एक एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे। जैसे मैंने लिखा है, आप सफल होंगे बरसत्ते आप मेहनत करें, ठीक है ना। आप सफल होंगे, मैंने कहा आप सफल होंगे, आप सक्सीड होंगे। बरसत्ते, शर्त ये है कि आप मेहनत करें। तो जब मेहनत करोगे तभी तो सफल होगे। तो जो सफल होना है वो किस पे डिपेंड है, मेहनत करने पे ना। तो कंडीशन आ गई ना कहीं कि कंडीशन क्या है, आप मेहनत करोगे तभी सफल होगे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसको लिखा कैसे जाएगा, देखो, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। अभी क्या समझना, कुछ इतना डिटेल में जाना कि भाई विल क्यों आए क्यों आए, फिर समझाऊंगा सारी चीज़ें। तुम सक्सीड होगे, तुम सफलता पाओगे या सफल होगे, प्रोवाइडेड माने बरसत्ते, शर्त यह है कि यू विल वर्क हार्ड, सॉरी यू वर्क हार्ड, ठीक है ना। कंडीशनल सेंटेंस समझ गए। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस जब भी होगा ना, उसमें दो तरह की चीज़ें होंगी। एक तो होता है इफ़ क्लॉज, दूसरा होता है मेन क्लॉज। अब देखो इफ़ क्या होगा ना, इफ़ मतलब जो शर्त है, जो कंडीशन है, उसको इफ़ क्लॉज बोलेंगे हम नॉर्मली। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, जो सेंटेंस में इफ़ के साथ होगा, अब हमेशा वहाँ पर इफ़ नहीं होगा, और शब्द भी होंगे। तो अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें जो कंडीशन है कि ऐसा होगा पर तब ऐसा होगा, तो उसको हम इफ़ क्लॉज बोलेंगे। और जो मेन क्लॉज है, जो बात होनी है, वो मेन क्लॉज होगी। जैसे यू, जैसे इसमें देखो, इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगा, ये क्या होगा, मेन क्लॉज होगा। लेकिन कब, कंडीशन क्या है, अगर मैं दिल्ली आया। तो जो कंडीशन बन रही है उसको हम इफ़ क्लॉज बोलेंगे। समझ गया ना क्या कह रहा हूँ, ठीक। इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज ना, कन्फ्यूजन नहीं करना। ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि मैं आगे जाकर इफ़ क्लॉज बोलूँ, मेन क्लॉज बोलूँ, तुम्हें समझ आए कि भाई है क्या आखिर ये, ठीक है। अब देखो, जो आपका इफ़ क्लॉज होता है ना, कंडीशन होती है एक तरीके से, जो वो किसी भी टेंस में हो सकती है, सिंपल में हो सकती है या भी और टेंस में हो सकती है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। अगर जो हमारा इफ़ क्लॉज है वो आपका प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है। इफ़ क्लॉज माने कंडीशन वाला। अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो सेंटेंस किस तरह बनेगा, उसका फॉर्मूला ये है। देखो, पहले इफ़ आएगा, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, फिर सिंपल फ्यूचर आएगा, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, पहले ये देखो, मैंने नोट लिखा ना, मैंने कहा अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो रहे हों और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर में होगा। मतलब अगर दो काम है, कोई भी दो काम है, एक क्या भविष्य में हो रहे हैं, एक के बाद एक, पहले एक हो रहा है फिर वो हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, और जो दूसरा कार्य है ना, जो दूसरा कार्य हो रहा है वो पहले कार्य के होने पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो जो पहला काम होगा वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और जो दूसरा काम होगा वो सिंपल फ्यूचर में बनेगा। समझ गए। अब देखो जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूंगा, कंडीशन है ना, अगर मैं आया तभी तो मिलूंगा, तभी कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कंडीशन होगी कि ऐसा होगा तब ऐसा होगा। तो मैंने कहा अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूंगा, ठीक है। तो देखो इसमें एक बात बताओ, एक के बाद एक एक्शन हो रहा है। अगर मैं आऊँगा तभी तो मिलूंगा, पहले आऊँगा फिर मिलूंगा, मतलब दो एक्शन फ्यूचर में हो रहे एक के बाद एक। तो मैंने बोला जो पहला एक्शन होगा, पहले क्या करूँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा फिर मिलूंगा ना। तो जो पहला कार्य होगा किसमें बनेगा आपका,
सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और जो दूसरा होगा फिर मिलने वाली बात किस में बनेगी, सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। जो सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है, ठीक है। और जो आपका सिंपल फ्यूचर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा, तो एग्जांपल देखो, मैंने लिखा है अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूंगा। दो चीज़ें हो गई भविष्य में। पहले क्या हो रहा है, जब मैं दिल्ली आऊँगा, पहले दिल्ली जाऊँगा तभी तो मिलूंगा। तो मैंने कहा जो पहले सेंटेंस होगा वो आपका सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ आई विल कम टू दिल्ली। तो यहाँ पर आई विल कम टू दिल्ली ना होके इफ़ आई कम टू दिल्ली होगा, क्योंकि पहले मैं आ रहा हूँ ना। तो जो पहले आपकी कंडीशन हो रही है उसको मैं सिंपली बनाऊंगा, सिंपल प्रेजेंट में बनाऊंगा। तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट आई है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, विल नहीं आएगा तो फ्यूचर का हो जाएगा ना। तो जो पहले कंडीशन हो रही है उसको फ्यूचर में नहीं बनाना है, जो आपका दूसरा है उसको फ्यूचर में बनाना है। तो ये वाला ऊपर वाला गलत हो जाएगा, नीचे वाला सही हो जाएगा। कैसे, इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, समझ गए, ठीक है। कंडीशन समझ गए ना कि फ्यूचर में अगर दो कार्य हो रहे हैं, जो पहला होगा वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा, जो दूसरा होगा सिंपल फ्यूचर में आएगा, ठीक। हम देखो कुछ एग्जांपल और हैं, जैसे सी विल कम टू मीट मी एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली, ठीक है, एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली, वो मुझसे मिलने आएगी जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचोगे, ठीक है। एज सुन एज शी विल रीच टू दिल्ली होना चाहिए वैसे, लेट मी चेक। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, वो तुमसे मिलने आएगी जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचोगे। तो दो काम हो रहे हैं, फ्यूचर में हो रहे हैं, वो मिलने आएगी और मैं दिल्ली पहुंचूंगा। पहले मैं दिल्ली पहुंचूंगा तब तो मिलने आएगी। तो पहले क्या हो रहा है, मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ, तो मैंने कहा जो पहला होगा वो किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो किस में बनेगा, आपका सिंपल फ्यूचर में। तो पहले क्या हो रहा है, दिल्ली पहुंच रहा हूँ ना मैं, तो दिल्ली वाले में मैं विल नहीं लगाऊंगा, यू विल रीच दिल्ली नहीं, सॉरी यू विल रीच दिल्ली नहीं, यू रीच दिल्ली, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में बनना है पहला वाला, ना कि सिंपल फ्यूचर में। समझ क्या कह रहा हूँ। और बाकी ये तो बनना ही बनना है सिंपल फ्यूचर में। शी विल कम टू मीट यू, शी विल कम टू मीट यू, बहुत बढ़िया। एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली नहीं, यू रीच दिल्ली, क्योंकि जो पहले का घटना होती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सारे सेंटेंसेस सही हैं, सारे के सारे सेंटेंसेस सही हैं, ठीक है। अगला, इफ़ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। इसका मतलब है अगर जो सरकार है वो स्ट्रिक्ट हो जाती है तो करप्शन डेफिनेटली जरूर ही ख़त्म हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, पहले स्ट्रिक्ट होगा तभी तो करप्शन ख़त्म होगा। ऐसा तो नहीं कि पहले करप्शन ख़त्म होगा फिर स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली घटना क्या हो रही है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना है। तो जो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है वो जो मैं सेंटेंस बनाऊंगा वो सिंपल आपका प्रेजेंट में होना चाहिए। इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, इसमें शैल विल कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ द गवर्नमेंट विल लगा दिया तो ये सीधा ही गलत हो गया, क्योंकि भाई पहले गवर्नमेंट वाला सेंटेंस है तो उसको सिंपल हमने प्रेजेंट में बनाना है, इसमें फ्यूचर वाला विल कैसे लगा दिया हमने, ठीक है। क्या बनेगा, इफ़ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट हो गया आपका सब्जेक्ट, बिकम हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया और स्ट्रिक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, समझ गए ना, विल नहीं लगेगा। अगला अगला है जैसे अनलेस। अब देखो एक चीज़ है ना, जो आपकी अनलेस है, अनटिल है, इनके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता कभी भी। अनलेस का तो मतलब ही ये होता है कि जब तक नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगा अनलेस ही कम्स, मतलब मैं बाजार नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं आता है। अनलेस का मतलब जब तक नहीं होता है, और अनटिल के बाद में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। उसके बाद देखो जितने भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं, या इफ़ लिखा है, एज सुन एज लिखा है, प्रोवाइडेड लिखा है, बिफोर लिखा है, आफ्टर लिखा है, अनटिल लिखा है, अनलेस लिखा है, इन केस लिखा है, व्हेन लिखा है, लिस्ट लेस लिखा है, इनके बाद ये फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ये सब भूल जाओ। चलो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मतलब इनके बाद सब्जेक्ट प्लस शैल विल या फ्यूचर टेंस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे पर एज सुन एज था तो इसके बाद मैंने विल लगाया तो गलत हो गया ना, वही तो है, कहाँ गया एज सुन एज। उसके बाद जैसे इफ़ था, इफ़ के बाद मैंने विल लगाया, गलत हो गया ना। तो ये जो जितने भी वर्ड दिखा रहा हूँ मैं, ये इनके बाद ये विल वाला फॉर्मूला, शैल वाला फॉर्मूला जो सिंपल फ्यूचर का होता है वो नहीं लगेगा, ठीक है। और जो ये अनटिल अनलेस, इनके बाद आपका नॉट नहीं लगेगा।
तो देखो अनलेस, पहले देखो ही विल नॉट स्टडी, ही विल नॉट पास द एग्ज़ाम, जब तक वो पढ़ेगा नहीं वो पास नहीं होगा। सिंपल है ना। तो उसको पहले क्या करना है, पहले क्या हो रहा है, जब तक वो पढ़ेगा नहीं। तो जो पहली घटना हो रही है वो पढ़ने की हो रही है, तो पढ़ने वाली घटना मैंने कहा था हमेशा जो पहली होगी वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगी। तो अनलेस ही विल कहाँ से आ गया, अनलेस ही स्टडीज़, और नॉट भी गलत है क्योंकि अनलेस के बाद तो नॉट लगता ही नहीं है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। तो अनलेस ही स्टडीज़, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अनलेस जब तक वो पढ़ेगा नहीं, ही विल नॉट पास द एग्जाम। यहाँ विल लगाओ, मज़े से लगाओ क्योंकि ये दूसरी घटना है। ठीक है, अब देखो लास्ट सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। जब ट्रेन पहुँचेगी तो रेलवे प्लेटफॉर्म में बहुत रश होगा, भीड़ होगी एक तरीके से। तो भीड़ कब होगी, जब ट्रेन पहुँचेगी। तो पहली घटना क्या हो रही है, जब ट्रेन पहुँचेगी। मैंने जो पहला होगा भैया उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, बार बार कह रहा हूँ। और जो दूसरा होगा उसको सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, तो इसमें पहला क्या हो रहा है, जब ट्रेन पहुँचेगी। द ट्रेन विल अराइव कैसे लिख दिया फिर हमने, विल कैसे आ गया, विल तो आना नहीं चाहिए ना क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में विल कहाँ से आ गया, सिंपल प्रेजेंट द ट्रेन अराइव्स सीधा। ठीक है, गुड, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का इतना ही है, थोड़ा सा आप इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस ज़्यादा नहीं है, 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस है कंडीशनल में, ठीक है ना, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस। रीड बिटवीन द लाइन मतलब छुपा हुआ अर्थ समझ जाना। कोई कुछ बोल रहा है, तुम कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ है, इसका छुपा हुआ अर्थ से समझ जाना। मतलब कुछ बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो वो बोल नहीं रहा लेकिन तुम समझ जा रहे हो कि ये कहना चाह रहा है, उसको टू अंडरस्टैंड द हिडन। अगला रेनी डे, रेनी डे मतलब आर्थिक संकट, कष्ट के दिन, जब पैसा वैसा कम होता वगैरह होता है तो उसको रेनी डे बोलेंगे हम। आर्थिक संकट माने फाइनेंशियली बुरे दिन। ठीक है, अगला रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है तेज बारिश। ठीक है, बकेटिंग डाउन कह सकते हैं इसको, बकेटिंग डाउन भी होता है, मतलब बहुत तेज बारिश होती है तो हम कहेंगे इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और इट इज़ बकेटिंग डाउन। ठीक है, क्वीर फिश, इसका मतलब होता है अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति या सन की व्यक्ति, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है, कभी कुछ कह रहा है अचानक कुछ कह दे रहा है। ठीक है ना, स्ट्रेंज पर्सन। अगला क्वेरल विथ वंस ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या होता है, रोजी रोटी होता है ना। क्वेरल माने झगड़ा करना है, बोलना। अब ब्रेड एंड बटर माने जहाँ से तुम कमा रहे हो वहीं के मालिक से तुम झगड़ा करते रहो, उसको ऐसा कहेंगे। जहाँ से रोजी रोटी मिले वहीं के वरिष्ठ अधिकारी से लड़ना। ठीक है, अगला पुट द कैट अमंग पिजन्स। ठीक है, पुट द कैट अमंग पिजन्स। अब पिजन बेचारे, उनके अंदर कैट रख दो, कैट तो उनको मारेगी ना, तो गलत काम कर रहे हो एक तरीके से, लोगों का गुस्सा भड़का रहे हो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं बेकार से काम। तो गलत काम या बात से काफ़ी लोगों का गुस्सा भड़का देना, ऐसा काम करना जिससे काफ़ी लोगों का गुस्सा भड़क जाए। ठीक है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब देखो जैसे घोड़ा है, घोड़े के पीछे तो बग्गी वो लगेगी, बग्गी जो चलती है, समझ रहे हो। अब तुम इसको आगे लगा दोगे, घोड़े से होगे पीछे दौड़, तो तुम तो पागल हो फिर। तो ऐसे काम करना जो मतलब उल्टे काम करना, जो जिस तरीके से नहीं किया जाता, अलग तरीके से कोई काम उल्टे सिरे से प्रारंभ करना, मतलब समझ रहे हो, टू डू समथिंग रॉन्गली। अगला पुट वंस शोल्डर्स ऑन द व्हील, मतलब अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेना एक तरीके से कह सकते हैं। तो स्वयं अपने प्रयासों से किसी कार्य को करना, खुद से करना, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहना, जिम्मेदारी खुद पे लेना ऐसा। पुट इन कोल्ड स्टोरेज। अब देखो पुट इन कोल्ड स्टोरेज याद करने के बहुत आसान तरीके, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके आसानी से याद हो जाए। पुट इन कोल्ड स्टोरेज का मतलब है कि किसी को हमने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, छुपा दिया, नीचे रख दिया, भाई अब उसको कोई सूद ही नहीं ले रहा। तो काम को लंबित करना, लंबित माने टू कीप वर्क पेंडिंग, पड़ा हुआ है वो, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया तो कोई सूद ही नहीं ले रहा उसकी। पुट अ स्पोक ऑन वंस व्हील, जैसे भैया है, ये घूम रहा घूम रहा घूम रहा, मैंने अचानक से बीच में इसमें लकड़ी डाल दी तो क्या होगा, थोड़ा सा रुकेगा ना, या गिरेगा टूटेगा जो भी होगा। तो तंग करना या बाधा उत्पन्न करना, इसका मतलब है टू ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, अब देखो आज की वोकैबलरीज थोड़ी तुम्हें अटपटी सी लग सकते हैं, ऊपर वाली थोड़ी सी, इनको मैं टफ कहूँगा, जो ऊपर की 4-5 वोकैबलरीज है ना, वो थोड़ी सी अच्छी हैं। ठीक, तो देखो कैनिबल, कैनिबल माने अपने ही नस्ल को खाने वाला, दैट ईट्स वंस ओन स्पीसी, जैसे आदमी आदमी को खा रहा है, सांप सांप को खा रहा है, तो कैनिबल हो जाएंगे वो। ठीक है, अगला कोमेंड, कोमेंड माने होता है सराहना करना, किसी चीज़ की सराहना करना है, तारीफ करना, यार तूने बहुत अच्छा काम किया वगैरह वगैरह। तो ही कमेंडेड मी। ठीक है, टू प्रेज समबडी समथिंग स्पेशली पब्लिकली, सबके सामने से कहीं पे स्पीच देने बुला गया तो इन्होंने ऐसा काम किया वगैरह वगैरह। ठीक है, प्रेज करना पब्लिकली। कॉम्प्लिसिटी क्या होता है, कॉम्प्लिसिटी होता है मिली भगत, जैसे मिल बांट के दोनों कुछ कुछ काम किया ना लोगों ने। द एक्ट ऑफ टेकिंग पार्ट विथ अदर पर्सन इन अ क्राइम,
ठीक है, किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई और भी शामिल है उसमें, तो दोनों की क्या है, मिली भगत है कहते हैं ना हम, तो उसको कॉम्प्लिसिटी। ठीक है। कंसाइटेड, अभिमानी, हैविंग टू मच प्राइड इन वन सेल्फ, घमंडी टाइप कह सकते हैं हम एक तरीके से। ठीक है। अगला 5वां, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट करना तो पता ही हुआ तुम्हें, शोषण, शोषण करना किसी का भी। टू यूज समथिंग वेल इन ऑर्डर टू गेन एज मच फ्रॉम इट एज पॉसिबल। ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना किसी चीज़ का। ठीक है। फीबल, फीबल माने होता है कमज़ोर, नॉट इफेक्टिव और वीक। अगला हॉटी, हॉटी, ये हॉटी नहीं है, ये हॉटी है, HAUGST। हॉटी मतलब घमंडी है, एरोगेंट। अगला हीनियस माने, ये हीनियस जघन्य अपराध है कहते हैं ना, ये बहुत ही हीनियस क्राइम है। हीनियस माने जघन्य, बहुत ही गंदा तरीके का मतलब, एट्रोशियस। ठीक है। ग्ली, ग्ली होता है खुशी, खुशी मतलब ग्रेट डिलाइट। डिलाइट याद रखना, डिलाइट, DELIGHT। डिलाइट का मतलब भी खुशी होता है, ग्ली या डिलाइट कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फैटल, इट वॉज वेरी फैटल, द पॉल्यूशन इन दिल्ली इज़ वेरी फैटल। फैटल माने घातक, हैविंग सीरियस एंड डेडली इफेक्ट्स। ठीक है, समझ गए, गुड। अब देखो यार, जो मैं कह रहा था तुमसे कि ये जो पोर्शन है ना पास्ट परफेक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पास्ट परफेक्ट के सारे टाइप्स कर चुके हैं आई गेस। अच्छा नहीं किया, एक बचा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बचा हुआ है, उसको मैं करा दूंगा। उससे पहले ये देखो, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का अभी हमने पास्ट परफेक्ट किया था कल तक, तो ये उससे रिलेटेड सेंटेंसेज हैं, तो इसको कर लेंगे। फिर हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसको रिवाइज करो, ज़रूर करो। अब देखो, मैं कह रहा हूँ अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हों तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में होगा। कोई दो काम पास्ट में मतलब भूतकाल में एक के बाद एक हो रहे हैं, तो जो पहला काम होगा, पहला हमेशा क्या होता है, नंबर 1 परफेक्ट होता है ना, तभी तो पहला है वो। तो जो पहला होगा पास्ट में हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है। और जो दूसरा काम होगा सिंपल पास्ट में बनेगा, बेचारा दूसरा है, सिंपल सा है, सिंपल है लेकिन कहाँ है, पास्ट में। समझ लो याद करने का तरीका। अब देखो, एक्शन या आपके कार्य हो गए, ठीक है, कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला ये है, अभी समझोगे क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक, अब देखो, जैसे पहला एक्शन है उसको मैं किस में लिखता हूँ, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। जो पहला होता है हमेशा परफेक्ट होता है, फिर बिफोर लगाता हूँ, फिर दूसरा एक्शन लिखता हूँ। दूसरा किस में होता है, हमेशा सिंपल, बेचारा सिंपल है, सिंपल पास्ट में। ठीक है। अब एग्जाम्पल समझो, मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या दो, आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। मैंने उसे उसकी गाड़ी रोकने से पहले ही देख लिया था। ठीक है। अब दो काम हो रहे हैं, एक तो गाड़ी रुक रही है और एक वो उसको देख रहा है, और दोनों पास्ट में हो रहे हैं, भूतकाल में हो रहे हैं ना। देख लिया था कह रहा हूँ मैं, या देख चुका था, मैं उसे उसकी गाड़ी रोकने से पहले देख चुका था, या मैंने उसे उसकी गाड़ी रोकने से पहले देख लिया था। तो पहले क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, फिर गाड़ी रोक रहा है ना। तो मैंने कहा जो पहले काम हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, फर्स्ट एक्शन है, वो हमेशा क्या होता है, परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। तो मतलब मेरे देखना, जो मैं देखने का काम कर रहा हूँ वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो कार रोक रहा है वो सिंपल पास्ट में बनेगा। अब सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों याद आ गए, कॉफ़ी खोलना सामने, तब समझ आएगा ज़्यादा। ठीक है। तो देखो, पहले क्या किया उसने, मैंने देखा तब उसने गाड़ी रोकी। अब देखो पहले सेंटेंस कह रहा है आई सॉ हिम बिफोर, पहला एक्शन लिखना नहीं, फिर बिफोर आएगा, एक मिनट, फिर बिफोर आएगा, वह कहाँ गया, एक मिनट ना, थोड़ी गड़बड़ चल रही है इसमें। फिर बिफोर आएगा, फिर आपका सेकेंड एक्शन आएगा। समझ गए। अब देखो, आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। तो जो पहला एक्शन है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है, इसमें तो कहीं हेड लगा ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट में तो हेड लगता है ना। तो कहेगा आई हैड सीन हिम। आई क्या है, आई हैड सीन हिम, ऐसा लिख रहा हूँ ना। आई सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका हैड आ गया, फिर सीन माने देखना, सी सॉ सीन, V3 आ गई, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, बन गया मेरा पास्ट परफेक्ट। तो जो पहले एक्शन हो रहा है देखने का, मैंने उसको पास्ट परफेक्ट में बना दिया, आई हैड सीन हिम, फिर मैंने बिफोर लगाया, ही स्टॉप्ड हिज कार। ही स्टॉप्ड हिज कार में क्या है, ही स्टॉप्ड हिज कार, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल पास्ट में बन गया दूसरा एक्शन। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, हाँ गुड, नहीं तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा, इसको बार बार सुनना। अगला, अगर ये सेकेंड एक्शन में पहले देखना चाहूँ जो दूसरा हो रहा है, तो बीच में मुझे आफ्टर का, बिफोर का आफ्टर कर देना होगा, फिर सेकेंड एक्शन यहाँ आ जाएगा। समझ गए, सिंपल है। तो देखो, जैसे आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं उससे मिला, अपना काम खत्म करने के बाद मैं उससे मिला।
ऐसा होता है कि अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं उससे मिला, तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने काम ख़त्म किया तब मैं उससे मिला, तो जो काम पहले हो रहा है, काम ख़त्म करने वाला सेंटेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा क्योंकि पहला है, और जो आपका उससे मिलने वाला है वो सिंपल पास्ट में बनेगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंपल पास्ट वाला, तो मैंने क्या लिखा, आई मेट हिम, है ना, मुझसे मिला बाद में, सेकेंड एक्शन है, तो आई मेट हिम में आई मेट हिम सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, समझ गए। आफ्टर, फिर आफ्टर लगाना है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आई सब्जेक्ट, हैड आपका हैड, फिनिश थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट माई वर्क, इसलिए सही हो गया। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आई फिनिश्ड माई वर्क लिखा है मैंने, आई हैड ही नहीं लिखा है, क्योंकि जो पहले ख़त्म होता है भाई, पहले मैं काम ख़त्म करूँगा ना तो उसमें हैड लगाना चाहिए, लेकिन इसमें लग नहीं रहा है, इसलिए वो गलत हो गया। आखिरी टाइप, अगर दो एक्शन वही सेम चीज़ है लेकिन बाय द टाइम से जुड़े हुए हैं, बाय द टाइम का मतलब है जब तक, मैं कहूँगा बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड, मतलब जब तक मैं थिएटर पहुँचा शो स्टार्ट हो चुका था, इसका मतलब ये हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाना है, बाय द टाइम, ठीक हो गया। उसका सेकंड एक्शन क्या है, जब मैं पहुँचा उससे पहले ही शो स्टार्ट हो गया था ना, तो मैं बाद में पहुँचा और शो पहले स्टार्ट हो गया था, तो सेकंड एक्शन क्या हो गया, मेरा पहुँचना। तो बिफोर, सेकंड एक्शन किस में आता है, सिंपल पास्ट में, आई रीच्ड, आई सब्जेक्ट हो गया, रीच्ड V2 हो गया, थिएटर ऑब्जेक्ट हो गया, बन गया सिंपल पास्ट में। बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर, अब फर्स्ट एक्शन क्या है, शो पहले स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट एक्शन है तो पास्ट परफेक्ट में बनाऊंगा, तो दो शो सब्जेक्ट हैड स्टार्टेड V3, बन गया सिंपल पास्ट परफेक्ट में। समझ लो क्या कह रहा हूँ, इसको बार बार देखो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, समझना। वीडियो लंबी खिंच जाएगी, ज़्यादा लेक्चर नहीं देता हूँ अब, चलो आप लोग सुनते रहो इसे।